अच्छा, आज से हम शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करेंगे भाई? माई एसक्यूएल पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट बुक है। ठीक है। अच्छा, माई एसक्यूएल का अगर तुम ये वर्ड देखो तो ये वर्ड रिलेट करता है एक डेटाबेस से। किससे? डेटाबेस से। अब हमारे पास दो वर्ड्स हो गए, एक माई एसक्यूएल और एक डेटाबेस। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस को पूरा हम नाम देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीबीएमएस। क्या कहते हैं? डीबीएमएस। मैनेजमेंट सिस्टम तो हमें समझ आता है भाई सर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता होगा या जो खुद डेटाबेस होता होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डेटाबेस का वर्ड उठाऊं यहां से और इसको दो हिस्सों में तोड़ूं, डेटा और बेस। ठीक है। डेटा क्या होता है? आपके पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है एबीसी तो ये भी डेटा है। अगर मैंने लिखा है 1 2 3, दिस इज ऑल्सो डेटा। लेकिन अगर मैंने कोई यूजफुल चीज लिखी है जिसका मीनिंग है, वो भी क्या है? डेटा है। भले मतलब इसको हम प्रोसेस डेटा कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन अगर कोई डेटा उसका कोई मीनिंग नहीं है, जब भी वो क्या है? डेटा है। ठीक है। आपके पास कोई एक अल्फाबेट एक लेटर भी है, वो भी क्या है आपके पास? डेटा है। ठीक है। अगर डेटा प्रोसेस करके मीनिंगफुल बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बना कहते हैं? इंफॉर्मेशन। जैसे तैयब समझ आता है, लेकिन एबीसी क्या है भाई? एबीसी लेटर्स हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन तैयब का मीनिंग है। जैसे अगर मैं लिखूं कंप्यूटर तो इसका मीनिंग है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं डेटा, तो दोनों है। ऐसा ही है। आपके पास चाहे आपके जो कंटेंट है उसका मीनिंग हो या ना हो, वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। अब डेटा में समझ आ गया सर क्या है। उसके बाद आता है एक वर्ड बेस। क्या आता है? बेस। बेस मीन्स जगह। ऐसी जगह जहां पर डेटा स्टोर कराया जाता हो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर डेटा स्टोर कराया जाता हो। बात समझ आ रही है? डेटा स्टोर करवाने के साथ साथ उसे मैनेज भी किया जा सकता हो सॉफ्टवेयर में। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो माई एसक्यूएल आपके पास वैसे तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन अभी हम रिलेशन पे बात नहीं कर रहे। ठीक है। अभी मैं हिस्ट्री वगैरह बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा रिलेशनल वगैरह क्या होता है। अभी समझो एक डेटाबेस का नाम है, एक सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करके उसे मैनेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। अच्छा, अब वर्ड उठाते हैं माई एसक्यूएल। क्या उठाते हैं? माई एसक्यूएल। अब इसको भी आप दो हिस्सों में तोड़ोगे, एक वर्ड है माई और एक वर्ड है एसक्यूएल। ठीक है। एक वर्ड है आपके पास माई और एक वर्ड है आपके पास एसक्यूएल। ठीक है। अच्छा, माई वगैरह पे अभी बात नहीं करते, एसक्यूएल पे बात करते हैं। एसक्यूएल की आपके पास फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है? अच्छा, ये लैंग्वेज क्यों बनाई गई? देखो, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों क्रिएट हुई? ताकि हम अपने सिस्टम से अपना डिजायर्ड आउटपुट ले सकें, काम करवा सकें हम बेसिकली मशीन से। इसलिए किस लिए बनाई गई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई ताकि हम कम्युनिकेट कर सके सिस्टम के साथ। इसी तरह आपके पास पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स में आप जो है ना, लोग जो है ना पेपर पे अपना डेटा स्टोर करते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स और फाइल्स, और उनको मैनेज करना, उनको रखना बड़ा जो है ना रिस्की होता था। मतलब फाइल अगर चोरी हो गई, फाइल खराब हो गई, फाइल का कोई पेपर मिस हो गया, या फाइल का कोई पेपर उस पर पानी गिर गया, आपका डेटा खराब हो गया, तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। रिस्की होता था ना पहले डेटा को मैनेज करना, इतनी इतनी फाइल्स, उनके लिए आपको जगह भी चाहिए होती थी। ऐसा ही है। ठीक है। तो आपके पास वो जो डेटा फाइल्स के अंदर पेपर पे हम लोग पहले स्टोर करते थे, उसे उसे हमने कर दिया ऑनलाइन। क्या कर दिया? ऑनलाइन डिजिटल कर दिया। अब हम अपने डेटा को इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स के अंदर स्टोर करने के बजाय हम अपने सिस्टम्स यानी डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा सिक्योर है, और ज्यादा मैनेज करना उसको आसान है। ठीक है। अब 1970s के अंदर क्या हुआ था? बेसिकली 1970s से भी पहले डेटा जो है ना कंप्यूटर में स्टोर होता था, लेकिन डिफरेंट कंपनीज जो है ना डिफरेंट डेटाबेसेस बनाती थी। फिर उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई जाती थी। मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि एक कंपनी जो है ना अपना डेटा किसी और लैंग्वेज के थ्रू मैनेज कर रही है। देखो, लैंग्वेज तो चाहिए डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उस पर भी अभी बात करेंगे। फिर एक दूसरी कंपनी है, वो अलग तरीके से डेटा को स्टोर कर रही है, मैनेज कर रही है। अगर दोनों कंपनीज को अपना डेटा आपस में माइग्रेट करना है, स्विच करना है, ये एक जगह पे लाना है, तो ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती थी कि कोऑर्डिनेट करना दूसरी कंपनीज के साथ या उनका डेटा लेना, क्योंकि वो किसी और तरीके से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, दूसरी कंपनी किसी और तरीके से मैनेज कर रही है और स्टोर कर रही है। तो फिर 1970s में आपके पास
एडगर नाम का एक बंदा था आईबीएम के अंदर। कहाँ पर? आईबीएम जो कंपनी है, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है आईबीएम बेसिकली ना, खैर अब तो इतनी फेमस नहीं रही है वो, लेकिन पहले बहुत फेमस थी वो, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह बहुत बड़े बड़े उन्होंने रेवोल्यूशन किए कंप्यूटर के अंदर। एडगर नाम का एक बंदा था, उसने एक आइडिया दिया था रिलेशनल मॉडल्स का। किसका? ठीक है। रिलेशनल मॉडल्स क्या होता है? बेसिकली डेटा को मैनेज करने का एक बड़ा एफिशिएंट वे रिलेशनल मॉडल्स को यूज करना। रिलेशनल मॉडल में होता क्या है, आप जो है ना अपने डेटा के छोटे छोटे टेबल्स बना देते हो। क्या बना देते हो? टेबल्स। अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप एक्सेल खोलते हो, आप एक्सेल खोलते हो, आप एक्सेल में क्या बनाते हो? टेबल्स क्रिएट करते हैं ना। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? टेबल्स, ताकि मैं रॉज और कॉलम्स के जरिए बड़े एफिशिएंटली अपने डेटा को एक तो सेपरेट कर सकूं और उसे स्टोर भी कर सकूं। और अलग अलग सेल्स में होने की वजह से उनको मैं अलग अलग टारगेट भी कर सकता हूं। अब जैसे मैं एक एपटेक का डेटाबेस मैनेज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा एम्प्लॉयज के लिए, एक टेबल बना दूंगा मैं स्टूडेंट्स के लिए, एक टेबल बना दूंगा मैं हेड्स के लिए, एक टेबल बना दूंगा मैं सीईओ के लिए। तो मैं सबका डेटा अलग अलग टेबल्स में मैनेज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन इनके बीच रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता। अगर रिलेशन क्रिएट करना है तो एक मिसाल है, वैसे तो ये मिसाल सही फिट नहीं बैठती, लेकिन एक मिसाल है, जैसे मुझे एक टेबल की किसी वैल्यू का रेफरेंस दूसरे टेबल में लेना है तो मैं ले सकता हूँ। ये मैंने आपको सिखाया था एक्सेल के अंदर। तो ये रिलेशन आप बेसिकली बिल्ड करते हो दो टेबल्स के बीच में जब लिंकिंग हो जाती है। तो बेसिकली जो रिलेशनल मॉडल है ना आपके पास, क्योंकि वर्ड भी जो एमएस एक्सेल वगैरह ये भी काफी बाद में आया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो इससे पहले नहीं थे, 1970s में ये नहीं थे। अब 1970s के अंदर जो है ना उन्होंने एक आइडिया दिया एडगर ने, जो कि साइंटिस्ट थे आईबीएम के अंदर, कि हम जो अपने डेटा को रिलेशनल मॉडल के अंदर स्टोर करेंगे और इसे मैनेज करेंगे, यानी टेबल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? भाई मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर का डेटाबेस है, कोई अपनी दुकान का डेटाबेस मैनेज करना चाहता है, डेटा मैनेज करना चाहता है, तो वो जो है ना शर्ट्स का डेटा एक अलग टेबल में मैनेज कर सकता है, वो पैंट्स का डेटा एक अलग टेबल के अंदर मैनेज कर सकता है, जो कि एफिशिएंट वे, बजाय इसके कि मैं एक ही जगह पर सारी खिचड़ी कर दूं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये कहलाता है रिलेशनल मॉडल, जहां पर आपके पास डेटा टेबल्स की फॉर्म में मैनेज होता है या टेबल्स की फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। किस फॉर्म में? ये कहलाता है रिलेशनल मॉडल। ये दिया था एडगर ने। किसने? एडगर ने। अब ये इसने आइडिया तो दिया, डेटा स्टोर भी कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आई कि इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाए। इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाए, जैसे बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अब उस रिकॉर्ड में से मुझे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। एडगर ने फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड का टेबल बनाया, उसके अंदर 10,000 एम्प्लॉयज की डिटेल्स है। ठीक है। अब एडगर चाहता है कि उसमें से मुझे जो है ना वो बंदे मिल जाए जो फाइनेंस डिपार्ट के अंदर है। किस डिपार्ट में? फाइनेंस। अब वो कोई एक्सेल की शीट तो थी नहीं, वो डेटा मैनेज हो रहा था डायरेक्ट सिस्टम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। अब वो स्क्रॉल करके थोड़ी देखेगा, गिनेगा थोड़ी, के एक एक को उठाएगा, एक्सेल की शीट तो है नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर या इस तरह के रिलेशनल मॉडल्स में आप डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या आप फिल्टर नहीं लगा सकते एक्सेल की तरह। ठीक है। तो अब इस डेटा को मैनेज करना है कि मुझे उसमें से कोई रिजल्ट आउटपुट चाहिए, मुझे वो बंदे देखने हैं जिनका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, या मुझे नया रिकॉर्ड पुट करना है उसके अंदर, या मुझे कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है, या कोई रिकॉर्ड उस टेबल में से डिलीट करना है। तो ये मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम आई। तो फिर आईबीएम ने सोचा क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट कर दी जाए जो कि सबके लिए स्टैंडर्ड भी बन जाए, और जिससे डेटाबेसेस यानी रिलेशनल मॉडल्स वाले डेटाबेसेस को मैनेज करना आसान हो जाए। तो आईबीएम ने फिर एक आइडिया सोचा, उसका नाम उन्होंने रखा सीक्वल। क्या रखा? सीक्वल। उन्होंने एक लैंग्वेज क्रिएट की, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्रिएट की, जिसका नाम उन्होंने रखा था सीक्वल। क्या रखा था? सीक्वल। अब सीक्वल जो है ना उन्होंने क्रिएट की, और बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। फिर 1986 में आके ना एनसी और आईएसओ ने जज किया कि भाई ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतने एफिशिएंट चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, इतने अच्छे से डेटा मैनेज हो रहा है, कोई हर्डल्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा। एनसी बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है, देख लेते हैं। एनसीए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली यूएसए का वो इदारा या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस के अंदर जो काम होते हैं ना, जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कीबोर्ड का लेआउट है, आपको क्यों लगता है कि सब जगह यही लेआउट यूज होता है, एबीसीडी वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। जैसे सिंबल्स का स्टैंडर्ड है कि भाई जीमेल के अंदर @ क्यों यूज होता है सर, डॉलर क्यों नहीं यूज होता?
ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ये इंस्टीट्यूट सेट करते हैं पूरी दुनिया के लिए, ताकि एक एफिशिएंट वे में पूरी दुनिया एक एक जैसा काम करे। ना कि कोई कंपनी कहीं डाइवर्ट हुई है, कोई कंपनी कहीं डाइवर्ट हुई है, किसी को अपने साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, किसी को अपने साथ मीटिंग करनी है, कोई डेटा एक्सचेंज करना है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है। अब सोचो कि जीमेल अगर सोचता कि भाई मैं अपने जो डोमेन नेम है उसके साथ @ क्यों लगाऊं, या आउटलुक सोचता मैं अपने ईमेल के अंदर, या एप्पल सोचता @iCloud क्यों लगाओ, $@iCloud क्यों नहीं कर सकता, या $iCloud.com क्यों नहीं कर सकता। तो एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह कीबोर्ड्स का भी स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में कि QWERTY का कीबोर्ड यूज होता है। वैसे और भी स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ये जो QWERTY वाला आपके पास कीबोर्ड है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है सबके लिए, कि सब ये फॉलो करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ताकि तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ऐसा ना हो वो कोई और स्टैंडर्ड का कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तुम्हारा काम करने में मुश्किल हो रही है। ठीक है। तो जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, ये अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर स्टैंडर्ड सेट करता है इन चीजों के। किसके? ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हत्ता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटेक्स भी आपके पास स्टैंडर्ड करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, इफ एल्स होता है? किसी और लैंग्वेजेस में इफ एल्स किसी और नाम से क्यों नहीं होता? ये इफ एल्स की जगह कुछ और क्यों नहीं होता कंडीशनल के लिए? ये स्टैंडर्ड्स है। प्रोग्रामिंग के भी एक स्टैंडर्ड सेट है, ताकि आप आसानी से प्रोग्रामिंग में स्विच कर सको। तो स्टैंडर्ड्स ना होते तो आपको बड़ी मुश्किल होती। ठीक है। अब एनसी तो हमें समझ आ गया, एक है आपके पास आईएसओ। ये आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। ये आपके पास देखो, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट था वो यूएसए में स्टैंडर्ड सेट करता है। कहाँ स्टैंडर्ड सेट करता है? यूएसए में। लेकिन जो आईएसओ है वो इंटरनेशनल ग्लोबली स्टैंडर्ड सेट करता है। बात समझ आ रही? जैसे कि जो जितने भी नंबर कोड्स है ना, +92 जो फोन नंबर्स के होते हैं, अमेरिका का +1 है, ये इसी ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि सारे जो अमेरिकन सिटीजन होंगे वो इस नंबर कोड से फोन नंबर यूज करेंगे। तो इनका काम होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना। फिर जब एनसी और आईएसओ ने देखा कि भाई आईबीएम तो बड़े अच्छे से डेटा मैनेज कर रहा है, तो सबसे पहले अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ने, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस चीज को अडॉप्ट किया, और यूएसए के अंदर जो एसक्यूएल लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज थी, उससे जो है ना स्टैंडर्ड करार दे दिया कि अब यूएसए के अंदर जितने भी डेटाबेसेस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेंगी, वो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू करेंगी। किसके थ्रू करेंगी? एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू। ये स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि एक रूल बन गया। क्या बन गया? रूल बन गया। अब जितने भी डेटाबेसेस यूएसए में मैनेज होंगे वो एसक्यूएल्स होंगे। कोई और ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई लैंग्वेज यूज करके उसको मैनेज, अपने डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकती। ठीक है। अब ये रूल बन गया। फिर थोड़े टाइम बाद जो है ना आईएसओ ने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया। क्या बना दिया? क्योंकि भाई अमेरिका तो आपको पता है, यूएसए जो है ना आपके पास सुपर पावर है, यूएसए में कोई चीज इंप्लीमेंट होती है तो वो ग्लोबली बड़ी इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आता है ग्लोब के ऊपर, ऐसा ही है भाई। ठीक है। तो फिर आईएसओ ने इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया कि अब दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े रिलेशनल मॉडल्स वाले डेटाबेसेस हैं, कौन से? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो एसक्यूएल का ही यूज करेंगे अपने आप को मैनेज करने के लिए। बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, एस सीक्वल का जो नाम था वो सीक्वल था पहले। जो हम माई एसक्यूएल देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो एसक्यूएल का वर्ड है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका पुराना नाम है, इस तरह पूरा सीक्वल लिखते थे। लेकिन इसके अंदर एक कॉपीराइट इशू आया, उस वक्त एक और कंपनी थी जिसका नाम सीक्वल था, तो उन्होंने शॉर्ट करके इसको नाम रख दिया एसक्यूएल। क्या रख दिया? एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है? एक ऐसी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? डिक्लेरेटिव का कोई मुझे मतलब बताएगा? एक ऐसी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज होती है, या कम्युनिकेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया सर, हमने डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर बना दिया, हमने उसके अंदर रिलेशनल मॉडल के थ्रू अपना डेटा भी स्टोर कर दिया। इसके अंदर हमें एसक्यूएल की जरूरत, हमें इस लैंग्वेज की जरूरत इस चीज में नहीं पड़ती। लेकिन हमें एसक्यूएल की जरूरत कब पड़ती है? अब उस डेटाबेस से मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फिल्टर करके उसका रिजल्ट सेट निकालना है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई मुझे वो एम्प्लॉयज देख रहे हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या मुझे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड पुट करना है। क्या करना है? नया रिकॉर्ड पुट करना है। या कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड गलत डल गया, उसका एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एडिट करना है उसी सेम टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर। या कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक्स्ट्रा डल गया, उसे डिलीट करना है। तो ये चीजें आप डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड है।
ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब स्टैंडर्ड है क्या, एसक्यूएल। क्या स्टैंडर्ड है, एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल मत समझना इसको, माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल आर बोथ डिफरेंट। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड माई एसक्यूएल इज अ सॉफ्टवेयर जहां पर डेटा स्टोर होता है। और एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये आप यूज करोगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, वहां पर एसक्यूएल लैंग्वेज का आपको यूज करना पड़ता है उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। एसक्यूएल और माई एसक्यूएल को मिक्स नहीं करना। ठीक है, उसने, जिसने माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर बनाया उसने एसक्यूएल जोड़ दिया बस नाम के अंदर, लेकिन एसक्यूएल उसका पार्ट नहीं है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए काम आती है। बात समझ आ रही। ठीक है। अच्छा, एक मिसाल है कि आपके पास एक बहुत बड़ी दुकान है, वो आपके पास एक डेटाबेस है। आप एक कपड़ों की दुकान में गए, ठीक है, अज्यूम करना है, ठीक है, इमेज बनानी है दिमाग में। आपके पास एक कपड़ों की दुकान है बहुत बड़ी। अब आप जब भी किसी अपैरल ब्रांड में कहीं भी किसी मॉल में बड़े आउटलेट पे जाते हो, तो आपने देखा है कि पैंट्स का सेक्शन अलग होता है, शर्ट्स का सेक्शन अलग होता है, डिफरेंट हैंगर्स लगे होते हैं। शर्ट्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको डिफरेंट शर्ट्स की टाइप्स भी नजर आती हैं। ऐसा तो नहीं है पैंट्स के साथ शर्ट्स मिक्स मिक्स रखी होती हैं, या हेड्स के साथ शर्ट्स मिक्स रखी होती हैं। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने अलग अलग रखा होता है ना। तो आप समझो कि वो जो अलग अलग सेक्शन है वो टेबल्स हैं। क्या है, टेबल्स हैं। क्या है, टेबल्स है। अब शर्ट का एक अलग सेक्शन यानी एक अलग टेबल है, पैंट्स के लिए एक अलग सेक्शन एक अलग टेबल है, हेड्स के लिए एक अलग सेक्शन एक अलग टेबल है। ठीक है। अब आप उसके अंदर जाओगे, वो जो एक्चुअल में शर्ट, जो शर्ट है वो जो हैंग हुई हुई है, वो एक्चुअल में आपका डेटा है। क्या है, डेटा है। अब वहां पर आपके पास एक सेल्समैन होता है जो आपको वहां असिस्ट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शर्ट चाहिए जो आपके जहन में है, लेकिन आप उसे आउटलेट में ढूंढ रहे हो, वो उसी आउटलेट वाले के पास मिलेगी, लेकिन उसे आउटलेट में ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही। तो आप क्या करोगे, सेल्समैन को बुलाओगे। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये फलाना आर्टिकल मुझे रेड कलर की शर्ट चाहिए इतने साइज के अंदर, और ये वाला आर्टिकल चाहिए। आपने दिखा दिया। क्या दिखा दिया, आपने उसको अपना आउटपुट बताया। क्या बताया, आउटपुट। लेकिन ढूंढने का काम किसका है, सेल्समैन का। सेल्समैन आपको असिस्ट करेगा, सेल्समैन जाएगा और वहां से वो शर्ट निकाल के लाएगा जहां पर रखी हुई है। सिमिलरली, जब आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट किए, उसके अंदर रिकॉर्ड्स भी हैं, शर्ट्स भी टंगी हुई है, पैंट्स भी है, सब है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करना है उसमें से, क्या करना है भाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी दोबारा से कि एम्प्लॉय मुझे वो दिखा दो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करते हैं, या मुझे वो दिखा दो जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब वो मैं खुद से एक्सेस नहीं करता। ठीक है, अब वो मैं खुद से एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे एक सेल्समैन यानी एक लैंग्वेज की नीड है जो मेरे लिए काम करके देगी। मैं उस लैंग्वेज को अपना आउटपुट बताऊंगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। अब वो कहीं से भी ढूंढ के लाए, लैंग्वेज कैसे भी करे, कुछ भी एल्गोरिथम लगाए, वो मुझे मेरा आउटपुट रिटर्न कर देगी। बात समझ आ रही। तो जो आपके पास एसक्यूएल है ना, वो आपके सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस के अंदर एक सेल्समैन, एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर आप उसको बताते हो कि भाई आप मुझे ये वाली शर्ट ला दो या मुझे ये वाला डेटा ला दो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप उस आउटलेट के ओनर हो, तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये वाला आर्टिकल हटा दो, ये ब्लू वाली शर्टें ना मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये आर्टिकल रिमूव कर दो हमारे पास से। तो कौन करेगा, ओनर करेगा जाके, सेल्समैन करेगा ना, जिसने बंदे रखे हुए हैं। वो सेल्समैन को अपना आउटपुट बताएगा कि ये हटा दो, तो सेल्समैन ये काम कर देगा। ठीक है। अच्छा, वो बोलेगा कि भाई ये जो आर्टिकल है हमारा ब्लू वाला, इसके ऊपर 3 नंबर का प्रिंट लगा हुआ है, 3 वाला नहीं, कुछ और इस पे ड्रैगन वाला प्रिंट कराओ और वो लगाओ। एडिट कर रहे हो आप, एग्जिस्टिंग चीज को एडिट करवा रहे हो, तो वो भी कौन करेगा, सेल्समैन, या जो उसने बंदे रखे हैं। ओनर तो नहीं करेगा ना, जिसकी वो चीज है। इसी तरह जो डेटाबेस हमारा है, हम ये काम नहीं करेंगे। हम जो है अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज को बताएंगे कि भाई मुझे ये डिजायर्ड आउटपुट मेरे डेटाबेस से चाहिए, या मुझे इस फॉर एग्जांपल इस फलाने रिकॉर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैं एसक्यूएल का बताऊंगा। एसक्यूएल उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो चेंजेस करेगा या आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट देगा। तो बात समझ आती है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ आई है, माइस्क्यूएल और एसक्यूएल क्या है। ठीक है, एसक्यूएल माइस्क्यूएल के नाम में लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि माइस्क्यूएल कोई लैंग्वेज है। माइस्क्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जहां पर डेटा स्टोर किया जा सकता है, और उस डेटा को मैनेज करने के लिए उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसका नाम क्या है, एसक्यूएल है। अच्छा, जो मैंने आपको वर्ड बताया था ना, सीक्वल, उसकी फुल फॉर्म है
एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, क्या है फुल फॉर्म है? स्ट्रक्चर्ड, जो इसका पहले नाम था, जो सबसे पहला नाम था इस लैंग्वेज का, वो क्या था? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लैंग्वेज जो ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है कि आपने इसके अंदर कोई इफ एल्स लगाना है, लगा सकते हैं, वो चीजें भी इसमें है, लेकिन वो किसी मखसूस जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप इंग्लिश की तरह लिखते हो सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको एग्जीक्यूट करना, इसको सीखना बड़ा आसान है। और अगर आपने एसक्यूएल लैंग्वेज सीख ली कि उसके अंदर क्वेरी कैसे लिखी जाती है, उसके डायलेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, उसके अंदर कितनी टाइप्स ऑफ कमांड्स होती है, अगर आपने एक दफा किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सीख लिया, तो आप कोई भी आरडीबीएमएस स्विच करते हो तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाओगे। अब जो फेमस आरडीबीएमएस है, अब उसमें से मैंने आपको एक तो बता दिया, जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? माई। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास पोस्टग्रेस। क्या आता है? पोस्टग्रेस। और जो सबसे ज्यादा फेमस है ओरेकल। कौन सा? ओरेकल। ये सबसे पहला, ओरेकल दुनिया का सबसे पहला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और सबसे पहले स्टैंडर्ड ही ओरेकल का एसक्यूएल पे बैठा था, यानी कि ओरेकल वो पहला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसने एसक्यूएल को यूज किया था। किसको? एसक्यूएल को। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है एसक्यूएल सर्वर, जो अभी आपने देखा सर ने अभी खोला था। ठीक है, वो एसक्यूएल सर्वर था। तो ये सारे बड़े बड़े जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए एक ही लैंग्वेज यूज होती है, वो है एसक्यूएल। क्या है? एसक्यूएल। अगर आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल सीख ली, तो आप ये सारे डेटाबेसेस इजीली हैंडल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब में स्ट्रक्चर सेम है, सब में सिनेरियो सेम है, और क्वेरी लिखने का भी तरीका एक ही है। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, आपने जावा स्क्रिप्ट से पाइथन पे शिफ्ट किया, तो कुछ सिंटेक्स में आपको बदलाव नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको बदलाव नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, डेटाबेस बनाने का मेथड सेम होता है, उसको मैनेज करने की क्वेरीज भी बिल्कुल हद तक सेम होती है, 99% तक। ठीक है, तो ये बड़े बड़े फेमस आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ओरेकल का भी पुराना नाम था रिलेशनल कॉरपोरेशन इंक। ठीक है, आईएनसी डॉट। ठीक है, तो इसने पहली दफा एसक्यूएल को अडॉप्ट किया था, और ओरेकल वो पहला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे पुराना है जिसने एसक्यूएल का यूज किया था। ठीक है, और ये आज भी पॉपुलर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1986 या 1987 में आते आते, ठीक है, 1970s के बीच ही, सॉरी 1980s के बीच ही, आपके पास एक बंदा था जिसका नाम था माइकल मोंटी। क्या नाम था? माइकल मोंटी। ठीक है, माइकल मोंटी जो है ना आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एसक्यूएल एबी। क्या था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एसक्यूएल एबी। ठीक है, अब माइकल मोंटी ने आपके पास एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसका नाम उसने रखा माइस्क्वेल। क्या रखा? माइस्क्वेल। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेच दिया गया किसको? ओरेकल को। किसको? ओरेकल, सॉरी, सबसे पहले ये बेचा गया सन माइक्रो सिस्टम्स को। किसको? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको माइस्क्वेल बेचा गया था। ठीक है, अब सन माइक्रो सिस्टम्स ने थोड़े और वक्त बाद जो है ना, ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को ही खरीद लिया। ओरेकल ने माइस्क्वेल नहीं खरीदा, ओरेकल ने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खरीद ली, सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, और आज भी सन माइक्रो सिस्टम्स जो है वो ओरेकल के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो जो एसेट सन माइक्रो सिस्टम्स के थे वो भी किसके हो गए? ओरेकल के। तो ओरेकल आज भी माइस्क्वेल को ओन करता है। ठीक है, अच्छा, और माइकल मोंटी जो है ना इनके साथ साथ ही था, ओरेकल के साथ, पर उसने शिफ्ट कर लिया था माइस्क्वेल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसी ने क्रिएट किया था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे छोड़ सकती है, जो एक बंदे ने एसेट क्रिएट किया। अब थोड़े टाइम बाद जो माइकल मोंटी था उसे ये कंसर्न हुआ कि, मतलब उसे एक ख्याल आया, कुछ हुआ होगा, हिस्ट्री मैंने थोड़ी सी पास पढ़ा है वैसे इसका, कि उसको लगा कि ओरेकल जो है ना, ओरेकल अपना जो ओरेकल आरडीबीएमएस था उसको ऊपर लाने के लिए माइस्क्वेल को कर देगा शट डाउन। क्या कर देगा? शट डाउन। तो उसने इस चीज से बचने के लिए क्रिएट किया मारिया डीबी को। किसको? मारिया डीबी को, जो रेप्लिका था, यानी कॉपी था, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी था किसका? माइस्क्वेल का, कॉपी ऑफ माइस्क्वेल। ठीक है, तो माइस्क्वेल और मारिया डीबी दोनों
डिफरेंट है लेकिन सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो दोनों है एक दूसरे की कॉपी, बनाया एक ही बंदे ने जिसका नाम है माइकल मोंटी। अब एसक्यूएल तो हमें समझ आ गया है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, पर मारियाडीबी भी। अब ये जो माय और मारिया है ना, ये माइकल मोंटी की दो बेटियां थी। बड़ी वाली का नाम था माय और छोटी वाली का नाम था मारिया। उसने जो पहले बनाया था वो उसने माय के नाम से रखा, माय एसक्यूएल उसकी बड़ी बेटी का नाम था। ठीक है, और मारिया जो उसकी छोटी बेटी का नाम था, जब उसने कॉपी क्रिएट की माई एसक्यूएल की, तो उसने मारिया के नाम पे ये डेटाबेस क्रिएट किया। अच्छा, दोनों ही डेटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसका कोई लाइसेंस नहीं है, इसको यूज करने के लिए आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। मींस कि ये ओपन सोर्स है, ऐसी चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट होती है और जिसका कोड भी आपके लिए अवेलेबल होता है, उसे हम कहते हैं ओपन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके पास दोनों ही ओपन सोर्स है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो चीज आप माइस्क्यूएल में परफॉर्म कर सकते हो वही चीज आप मारियाडीबी में परफॉर्म परफॉर्म कर सकते हो। अब जो जैम्प आपके पास, अच्छा जैम्प तो खैर आपको नहीं पता, अभी बताएंगे। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो मारिया डीबी होगा। क्या होगा? मारिया डीबी। ठीक है, हम माइस्क्यूएल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन है दोनों सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई माइस्क्यूएल भी दे देगा तो वो दिखने में भी सेम होगा तकरीबन, और उसे यूज करना भी सेम होगा, क्योंकि मारिया डीबी है ही कॉपी किसकी? माइस्क्यूएल की। है ना? तो ये एक ही बंदे ने क्रिएट किए थे, और दोनों के नाम जो है वो उसने अपनी बेटियों पे रखे थे। ठीक है, तो माइस्क्यूएल जो है ना ओन करता है ओरेकल, और ओरेकल ने माइस्क्यूएल को कर रखा है लाइसेंस्ड, यानी कि उसने अब इसको पेड कर दिया। ठीक है, तो अब ज्यादातर लोग फ्री के लिए किसको यूज करते हैं? मारिया डीबी को। ठीक है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइकल मॉन्टी जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ओपन सोर्स दे गया। ठीक है, जो उसकी अपनी बिल्ड थी। तो अब हम जो है ना मारिया डीबी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि किस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर या रियल वेब एप्लीकेशंस, फुल स्टैक एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से डेटा को स्टोर कराया जाता है और उन्हें मैनेज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपने सोचा तो होगा कि ये डेटा उनके पास कैसे सेव होता है। वो सेव होता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, आज भी बड़े बड़े जायंट्स, फेसबुक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब देखो, एसक्यूएल स्टैंडर्ड है। अब आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जहां डेटा अपना स्टोर कर रहे हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उन सबको मैनेज करने के लिए एक ही लैंग्वेज यूज होती है। वो कौन सी है? एसक्यूएल। अच्छा, अब एसक्यूएल में बात करते हैं। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्वेरीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेरीज। सिंपल फॉर्म में आपके पास क्वेरी कहते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, जिससे आप अपना डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करवा सको। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई थी कि एसक्यूएल आपके पास एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज क्या होती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, यानी कि ये कम्युनिकेट करती है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न करती है। जैसे सेल्समैन वाली मैंने आपको मिसाल दी। सेल्समैन इज एसक्यूएल लैंग्वेज, जो जिसको आप अपना आउटपुट बताओगे, अपनी क्वेरी बताओगे। भाई आपका सवाल है ना उससे कि मुझे ये वाली शर्ट निकाल के लाके दे दो डेटाबेस में से, यानी अपनी दुकान में से, तो वो जाएगा और निकाल के लाके आपको दे देगा। आपको नहीं मिल रही, या आप नहीं एक्सेस कर सकते, आपकी वहां तक पहुंच नहीं है, आपके राइट्स नहीं है, तो कौन करेगा? एसक्यूएल यानी सेल्समैन करेगा। इसी तरह डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उसका अगर आप कोई आउटपुट निकालना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो किसी रिकॉर्ड को, कोई नया रिकॉर्ड पुट करना चाहते हो अपने डेटाबेस के अंदर, या कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, कोई टेबल ही डिलीट करना चाहते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि शर्ट्स का सेक्शन ही हटा दो, हमें शर्ट्स बेच रही नहीं है, तो आप सेक्शन हटा दो, पूरा टेबल ही उड़ा दो। या आप डेटाबेस भी एसक्यूएल की मदद से डिलीट कर सकते हो, पूरी दुकान ही खत्म। ठीक है, डिक्लेरेटिव का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप अपना कोई क्वेरी बताते हो एसक्यूएल को, और आपका वो मसला एसक्यूएल सॉल्व करके देती है डेटाबेस के अंदर। मीन्स के यही मसला है कि भाई मुझे फलाना का रिकॉर्ड ला दो, मुझे फलाना रिकॉर्ड अपडेट करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है। ये कहलाते हैं CRUD ऑपरेशंस। क्या कहलाते हैं? CRUD ऑपरेशंस। CRUD फॉर क्रिएट, CRUD फॉर, CRUD में जो C है वो है आपके पास क्रिएट। ठीक है, R फॉर रिट्रीव, आर फॉर रिट्रीव, यानी कि रीड करना। क्या करना? रीड करना। यू फॉर अपडेट, एंड डी फॉर डिलीट। ये चार मेजर ऑपरेशंस हैं जो आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हो। बात समझ आ रही है?
ठीक है। यानी कि आप कोई रिकॉर्ड जनरेट करते हो, कोई रिकॉर्ड पुट करते हो कि भाई मेरा नया एम्प्लॉय आया, मैंने उसका रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है। मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, ये कहलाता है रीड करना या रिट्रीव करना या फेच करना। रिकॉर्ड फेच करना डेटा बेस के टेबल से। फिर आता है आपके पास अपडेट, भाई उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एडिट करना है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड मौजूद है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ये कहलाता है अपडेट। और डिलीट यानी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट। ये क्या कहलाते हैं? CRUD ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ तक हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एसक्यूएल के डायलेक्ट्स और उसकी टाइप्स ऑफ कमांड्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी कमांड्स होती है, कौन कौन सी होती हैं, और उसे हम कैसे चला सकते हैं। और एक जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे एडकर ने जो रिलेशनल मॉडल दिया था, ठीक है, अब उसका एक मेथड होगा ना, एक प्रोसेस होगा फॉलो करने का कि भाई पहले ये चीज करनी है, आपने ये स्टेप फॉलो करना है, फिर ये स्टेप फॉलो करना है। तो वो सारे स्टेप्स देखेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेल की शीट नहीं है कि आपने एक्सेल खोला और डेटा पुट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक मेथड है। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं जो एसक्यूएल को यूज करते हैं, उनको बनाने का, उनको मैनेज करने का, उनको क्रिएट करने का एक मेथड है, वही हमें फॉलो करना होता है। और अगर आपको वो मेथड समझ आ गया तो आप दुनिया का कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर सकते हो। डन है? बात समझ आ गई?